डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। एक जरूरी बात, इस कहानी में 18+ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है, इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो प्लीज इसे सुनने से पहले अपने पेरेंट्स या गार्डियन से परमिशन जरूर ले लें। थैंक यू। एपिसोड 41। उन्हीं की चाल, उन्हीं पर भारी। कुछ ही देर बाद एक फाइटर जेट आसमान चीरता हुआ आया और पहाड़ी गुफा के सामने बने मैदान में आसानी से लैंड कर गया। जेट से लोगों का एक ग्रुप उतरा। सबसे आगे सफेद कपड़ों में एक यंग और हैंडसम आदमी था जिसकी छाती पर लगा गोल्डन मेडल चमक रहा था। किन तियान कौन है? सु यूनई ने गुफा के सामने खड़े लोगों से बहुत ही सॉफ्ट लहजे में पूछा। मैं हूं किन तियान। किन तियान आगे बढ़ा। उसकी नजर जैसे ही सु यूनई के चेहरे पर पड़ी, उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई। उसे एहसास हो गया कि यही गोल्डन क्लैन का वॉरिस है। मैं सु यूनई हूं, इस ऑपरेशन का कमांडर। सु यूनई ने हाथ बढ़ाया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी और आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सामने वाला अपने आप कंफर्टेबल महसूस करने लगे। नमस्ते सर। किन तियान ने हाथ मिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि गोल्डन क्लैन का इतना बड़ा आदमी इतना पोलाइट होगा। हालांकि वो जानता था कि असली चेहरा क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, पर पहली छाप काफी अच्छी थी। सु यूनई ने हाथ छोड़ते हुए पूछा, किन तियान, तुमने रिपोर्ट दी थी कि तुमने गायब हुए स्पेशल ऑप्स के लोगों को ढूंढ लिया है और एक पॉइजन स्नेकमैन को भी ढेर कर दिया है। क्या तुम्हारी ये रिपोर्ट पूरी तरह सच है? जी सर, बिल्कुल सच है। किन तियान ने सिर हिलाया और पीछे पड़े दो बेहोश लोगों की तरफ इशारा किया। ये दोनों जुए लिन और वांग तियानचेंग हैं, जो सेलेस्टियल विंड स्क्वाड के मेंबर हैं। ये सुनते ही सु यूनई के असिस्टेंट ने तुरंत फाइल्स निकाली और उनके चेहरों का मिलान किया। कुछ ही सेकंड्स में कंफर्म हो गया कि ये वही लोग हैं। सु यूनई को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक क्लोन सोल्जर जिसे लैब से निकले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसने अकेले दम पर एक टियर 4 पॉइजन स्नेकमैन को मार गिराया है। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। पॉइजनस स्नेकमैन कहाँ है? सु यूनई ने पूछा। किन तियान बोला, वो गुफा के अंदर है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। सु यूनई ने अपने असिस्टेंट से उन दोनों बेहोश सैनिकों को जेट पर ले जाने को कहा और फिर किन तियान के साथ गुफा के अंदर चल दिया। रास्ते में उन्होंने कई स्नेकमैन की लाशें देखीं। हर एक के सिर के पीछे ठीक एक ही जगह छेद किया गया था। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। 1-2 बार ऐसा होना किस्मत हो सकती है, पर दर्जनों बार ऐसा होना सिर्फ और सिर्फ एक खतरनाक असैसिनेशन स्किल ही हो सकती है। रास्ते में शियाओ युनलोंग, जो अब तक होश में आ चुका था, खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, किन तियान, क्या ये सारे स्नेकमैन तूने ही मारे हैं? किन तियान ने बस सिर हिलाया और कहा, मेरी कल्टीवेशन टेक्निक, मत भूलना शैडो थंडर प्रिजन टेक्निक। सु यूनई ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुद एक लाइट एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट था और उसने डार्क एलिमेंट की तकनीकों पर काफी रिसर्च की थी। शैडो थंडर प्रिजन एक ब्रॉन्ज लेवल टेक्निक थी जो बिजली की ताकत और अंधेरे की चालों का मिक्सचर थी। लेकिन उसे ताज्जुब इस बात पर था कि किन तियान ने तो अभी कुछ दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उसने इतनी जल्दी इसे मास्टर कैसे कर लिया? पर सु यूनई ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे क्योंकि वो जानता था कि हर वॉरियर के अपने राज होते हैं। करीब 10 मिनट बाद वे गुफा के उस ठंडे तालाब के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। वहां एक सिर कटा स्नेकमैन पड़ा था और थोड़ी दूर पर 2 और लाशें थीं जिनकी हालत बहुत बुरी थी। किन दादी शियाओ युनलोंग और लियू झाओझाओ ने उन लाशों को पहचान लिया। वो लिन चाओ और दाई जुन थे। भले ही उनके बीच पहले अनबन रही हो, पर उन्हें इस हाल में देखकर सबकी आंखें भर आईं। सु यूनई ने उन दोनों के पास खड़े होकर गहरी सांस ली और जोर से बोला, ये सच्चे रॉयल सोल्जर थे। सैल्यूट। वहां मौजूद हर किसी ने तुरंत सावधान होकर उन शहीदों को सलामी दी। कुछ देर बाद बेस पर जेट वापस बेस पहुंचा। किन तियान और उसकी टीम को तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया। वहीं जुए लिन और वांग तियानचेंग को पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन रूम ले जाया गया, जहां खुद सु यूनई मौजूद था। मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उनके घाव तेजी से भर रहे थे। थैंक यू यंग मास्टर सु, जुए लिन ने धीमी आवाज में कहा। सु यूनई ने सीधे मुद्दे की बात की। तुम दोनों पुराने सोल्जर हो और कायदे कानून जानते हो। जो कुछ भी पता है सब सच सच बता दो। अगर तुमने साथ दिया तो मैं तुम्हारी सजा कम कराने की सिफारिश करूंगा। होश में आते ही उन दोनों को समझ आ गया था कि गद्दारी की बात अब छुप नहीं सकती। ऊपर से उन्हें अपने साथियों को धोखा देने का पछतावा भी था। उन्होंने सब कुछ उगल दिया। हुजियान ग्रैंड कैनियन, वहां ये स्नेकमैन एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। सु यूनई ने जब ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी।
उसे समझ आ गया कि और भी गद्दार हो सकते हैं, पर उसके दिमाग में एक बहुत ही साहसी प्लान बनने लगा। सु यूनी मुस्कुराया। उसे लग रहा था कि इस एक मिशन से वो इतना मिलिट्री मेरिट कमा लेगा कि उसका एकेडमी इवैल्यूएशन एक ही बार में पूरा हो जाएगा। क्या सु यूनी का ये खतरनाक दांव कामयाब होगा या स्नेक मैन की चाल उन पर भारी पड़ेगी? इंटरस्टेलर बैटलफील्ड पर टैलेंट्स उठाना, अध्याय 42, सांप को उसके बिल से बाहर निकालना। हुजियान ग्रैंड कैन्यन। सर्प मानव पुजारी ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी पीली और पतली सांप जैसी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उसने अपनी पूंछ हिलाई और तेजी से एक गुफा के मुहाने तक पहुंचा। गुफा की ओर सम्मान से झुककर वो बोला, महान एल्डर, मैंने कैन्यन के बाहर बहुत से इंसानों को मंडराते देखा है। उनमें वो चारा भी शामिल है जिसे हमने छोड़ा था। प्रिंस एगर का प्लान कामयाब हो गया है। सरसराहट की आवाजें गुफा के भीतर से आने लगीं। थोड़ी ही देर में एक उम्रदराज सा सर्प मानव बाहर आया। उसने अपनी भारी और खरखरी आवाज में पूछा, लगभग कितने हैं? पुजारी उत्साह से बोला, सिर्फ जो मैंने देखे हैं उनकी संख्या 200 से ज्यादा है। सभी ने ह्यूमन एम्पायर की स्पेशल फोर्स की वर्दी पहन रखी है। इसका मतलब है कि ये सभी स्पिरिचुअलिस्ट और सुपर पावर यूजर हैं। अगर हम इन्हें मार दें तो हमारी एज़्योर स्नेक ट्राइब का नाम हो जाएगा। महान एल्डर ने शांति से कहा, सिर्फ 200? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रिंस एगर की योजना के मुताबिक उन बागी शाही सैनिकों को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाना था ताकि और भी स्पेशल फोर्स टीमें आएं और फिर उन्हें एक साथ खत्म किया जा सके। उनमें से कुछ से जानकारी निकाली जानी थी और बाकी को अंडरकवर एजेंट बनाकर वापस भेजना था। तभी एक और सर्प मानव पुजारी दौड़ता हुआ आया और एक्साइटमेंट में बोला, महान एल्डर, मैंने और भी बहुत से ह्यूमन स्पेशल फोर्स सैनिक देखे हैं, कम से कम 100 से ज्यादा। वे पहले ही कैन्यन में घुस चुके हैं। और ज्यादा? महान एल्डर के दिल में हलचल मच गई। अलग अलग पुजारी अलग अलग इलाकों की निगरानी कर रहे थे। अब 2 अलग अलग जगहों पर सैकड़ों मानव सैनिक दिखाई दे चुके थे। यह स्थिति उसकी उम्मीद से भी ज्यादा आसानी से आगे बढ़ रही थी। अगले कुछ ही मिनटों में 7-8 सर्प मानव पुजारी वहां इकट्ठा हो गए और रिपोर्ट देने लगे। महान एल्डर रिपोर्ट की गई संख्या से हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ह्यूमन मिलिट्री डिपार्टमेंट इतनी बड़ी तैनाती करेगा। 1000 से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैनिक। यह संख्या उनकी ट्राइब की क्षमता से काफी ज्यादा थी। एक पुजारी ने सावधानी से पूछा, महान एल्डर, क्या हमें कैन्यन छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना? महान एल्डर गर्जा, हम अकेले नहीं संभाल सकते तो क्या बाकी सर्प मानव कबीले नहीं हैं? अगर हम इन सारे इंसानों को मार गिराते हैं तो ये साम्राज्य पर जबरदस्त वार होगा। मुझे खुद जनरल कुईलिंग को इसकी जानकारी देनी होगी। बाकी कबीलों को कहो कि अच्छे से छिप जाएं। महान एल्डर गुफा में लौटा और एक 7 रंगी शंख निकाला। उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भरते ही शंख तेज रोशनी से चमक उठा। उसने अपनी भाषा में जल्दी जल्दी सारी जानकारी दी और दूसरे कबीलों से मदद मांगी। शंख के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी, ठीक है। महान एल्डर की आंखों में चमक आ गई। इस बार उनकी ट्राइब जरूर बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ आसमान में अंधेरा होने लगा था। हजारों शाही सैनिक स्पेशल फोर्स की वर्दी में ग्रैंड कैन्यन में दाखिल हुए, लेकिन इस विशाल कैन्यन में उनका आना ऐसा था जैसे समुद्र में पानी की बूंदें गिर जाएं। खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयां उन्हें पल भर में निगल गईं। कैन्यन के नीचे से दर्जनों विशाल सांप जमीन फाड़कर बाहर निकले और कई कबीलों के एलीट योद्धाओं को लेकर आए। पुजारी ने खुशी से बताया कि 20,000 से ज्यादा सर्प मानव योद्धा आ चुके हैं। इनमें 10 टियर 5 और 2 टियर 6 के ताकतवर योद्धा भी शामिल थे। महान एल्डर के होठों पर मुस्कान आ गई। जनरल कुईलिंग इस मिशन को बहुत सीरियसली ले रहे थे। घास और पत्थरों की दरारों में छोटे छोटे सांप छिपे थे जो हर इंसानी हरकत पर नजर रखे हुए थे। पुजारी ने एक साधारण वॉर मैप तैयार किया जिस पर लाल बिंदु इंसानों की लोकेशन दिखा रहे थे। जाल बिछ चुका था। कैन्यन के अंदर रात के अंधेरे में तेज हवाएं चल रही थीं। इंसानी सैनिक अपनी खोज जारी रखे हुए थे। उन्होंने मल्टीफंक्शनल हेलमेट पहने थे और राइफलें थामी हुई थीं। वे पूरी खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। एक स्क्वाड गुफा के मुहाने पर रुका और टॉर्च जलाई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे कई साए आ चुके हैं। हवा के शोर में जमीन पर रेंगने की आवाज दब गई। अचानक तेज ब्लेड चले और इंसानी शरीर चीरते चले गए। गर्म खून सर्प मानवों के चेहरों पर बिखरा और उन्होंने क्रूर संतुष्टि के साथ उसे चाटा। तभी भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। सर्प मानवों ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। धमाकों और चीखों से कैन्यन गूंज उठा। पुजारी के नक्शे पर लाल बिंदु एक एक कर मिटने लगे। वो अपनी कामयाबी देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी एक सख्त बूढ़ी आवाज गूंजी, कुछ गड़बड़ है। पुजारी पलटा तो उसने महान एल्डर को नक्शे को घूरते हुए देखा। एल्डर बुदबुदाया, बहुत आसान, सब कुछ बहुत ही आसान हो रहा है। पुजारी ने पूछा, महान एल्डर, आसान होना तो अच्छी बात है ना?
हमारे योद्धा उनसे कई गुना ज्यादा हैं। महान एल्डर चट्टान के किनारे खड़ा होकर पूरे कैन्यन को देखने लगा। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। उसने कहना शुरू किया, तुम इंसानी स्पिरिचुअलिस्टों को कम आंक रहे होवे। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि आसमान से एक तेज सीटी जैसी आवाज आई। नारंगी आग ने आसमान को चीर दिया। महान एल्डर ने ऊपर देखा और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो मिसाइलें थीं, सैकड़ों हजारों मिसाइलें। एपिसोड 43 हंट ओवर। फुश फुश फुश। मिसाइलें उल्कापिंडों की बारिश की तरह लंबी आग की लकीरें छोड़ती हुई कैन्यन की तरफ उड़ चलीं। उनकी रफ्तार से पैदा हुई सोनिक बूम की आवाज लगातार गड़गड़ाती हुई गूंज रही थी। जैसे ही मिसाइलें कैन्यन के ऊपर पहुंची, एक पल के लिए मानो समय थम गया और अगले ही सेकंड धरती हिला देने वाला धमाका। पल भर में आग के शोले आसमान तक उठ गए। विस्फोट से बने फायरबॉल्स ने अंधेरे कैन्यन को जलते सूरजों की तरह रोशन कर दिया। आग, घना धुआं और उड़ती मिट्टी ने पूरे कैन्यन को ढक लिया। धमाकों की आवाज, टूटती चट्टानें और भूस्खलन मिलकर तबाही का ऐसा शोर बना रहे थे कि कान सुन्न हो जाएं। सर्प मानव महान एल्डर चट्टान के किनारे खड़ा सुन्न रह गया। उसका पूरा शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ चुका था। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। दिल पछतावे से भर गया। इंसानों ने ये करने की हिम्मत कैसे की? उसके पास खड़ा सर्प मानव पुजारी शॉक्ड और गुस्से में चिल्ला उठा, क्या इन्हें अपने ही स्पिरिचुअलिस्ट्स की कोई फिक्र नहीं है? ये इंसान तो हमारी सर्प जाति से भी ज्यादा बेरहम है। एक और सर्प मानव पुजारी गुस्से से कांपता हुआ बोला। महान एल्डर ने मुट्ठियां भींच ली। उसकी आवाज भारी और बैठी हुई थी। वे स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिस्ट नहीं? सारे पुजारी हैरान रह गए। लेकिन उन्होंने तो स्पेशल फोर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो फिर? अचानक एक डरावना शक सबके दिमाग में उभरा। हाँ, किसने कहा कि स्पेशल फोर्स की यूनिफॉर्म पहनने वाला हर कोई स्पिरिचुअलिस्ट ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे क्लोन्स हैं? महान एल्डर की आवाज गुस्से से कांप उठी। सबके सब क्लोन हैं। हमें फंसाने के लिए फेंका गया चारा। सच समझ में आते ही सर्प मानव पुजारी ऐसे सन्न रह गए जैसे बिजली गिर पड़ी हो। सिर्फ क्लोन्स की एक खेप से इंसानों ने किंगलैंड ट्राइब के सारे एलीट्स और हजारों सर्प मानव योद्धाओं को यहाँ जाल में फंसा दिया। और बदले में इंसानों ने क्या खोया? कुछ बेकार क्लोन और मिसाइलें। लेकिन उन्होंने कई सर्प मानव कबीलों की नींव और भविष्य दोनों तबाह कर दिए। छफ। एक सर्प मानव पुजारी ये सच्चाई सहन नहीं कर पाया। उसका खून उफान पर आया और उसने मुंह से खून उगल दिया। महान एल्डर, अब हम क्या करें? उसके होंठ कांप रहे थे। दिमाग पूरी तरह गड़बड़ था। सबसे पहले अपने लोगों को बचाओ। महान एल्डर ने दांत भींच लिए। उसे पता था कि इस वक्त सबसे सही फैसला यही है कि बिना देरी किए पीछे हट जाएं। लेकिन वो अपने कबीले के बच्चों को छोड़ नहीं सकता था। कुछ को उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था और कुछ तो उसके अपने खून से जुड़े थे। लोग कहते हैं कि सर्प जाति ठंडे खून वाली होती है, लेकिन सर्प मानवों के लिए वे सब कुछ छोड़ सकते हैं सिवाय अपने खून और अपने कबीले के। ये चीजें उनकी हड्डियों में बसी होती हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इस पल महान एल्डर के शब्द शाही फरमान जैसे थे। घबराए और बेबस पुजारियों को एक दिशा मिल गई। सब तुरंत हरकत में आ गए और अपने अपने तरीकों से कबीले वालों को ढूंढने लगे। लेकिन अफसोस, लगातार मिसाइल हमलों में उनकी आंख कान बने छोटे सांप भारी संख्या में मारे जा चुके थे। जो बचे थे वे डर के मारे भाग चुके थे। साझा दृष्टि बनाए रखना नामुमकिन हो गया था। अब वे सिर्फ पुराने युद्ध प्रबंध के हिसाब से कुछ इलाकों में तलाश कर सकते थे ताकि अपने लोगों का कोई निशान मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हरामजादे आंखों के सामने फैली कयामत जैसी तबाही देखकर रेड स्नेक ट्राइब का हाई प्रीस्ट गुस्से से कांप रहा था। किंगलैंड ट्राइब के महान एल्डर के लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच चुकी थी। अगर किंगलैंड ट्राइब न होती तो वे इस जाल में कैसे फंसते? इतने सारे एलीट योद्धे खोने के बाद रेड स्नेक ट्राइब पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अब उनके पास उठने का कोई मौका नहीं बचा था और ये सब किंगलैंड ट्राइब की वजह से हुआ था। हाई प्रीस्ट, अब क्या करें? एक सर्प मानव योद्धा घबराकर बोला। पीछे हटो अभी। इसी वक्त हाई प्रीस्ट ने दांत भींचते हुए फैसला सुना दिया। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर छोड़कर संकेत भेजा। कुछ ही सेकंड में एक विशाल सुरंग खोदने वाला सांप जमीन फाड़ता हुआ बाहर निकला और उसके सामने आ गया। चलो। हाई प्रीस्ट उछलकर सांप की पीठ पर चढ़ गया। उसकी नजर एक दिशा पर जमी थी, जहर से भरी हुई। इस पल उसकी नफरत इंसानों से ज्यादा किंगलैंड ट्राइब के लिए थी। वापस जाकर वो तय कर चुका था, इस ऑपरेशन में शामिल सभी सर्प मानव कबीलों को इकट्ठा करेगा और किंगलैंड ट्राइब का पूरी तरह सफाया कर देगा। एक भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कई सर्प मानव कबीलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ अपने लोगों को बचाने निकल पड़े और कुछ ने तुरंत इलाका छोड़ दिया।
ऊंचाई पर उड़ते वॉरप्लेन के अंदर सब खिड़कियों से नीचे जलते हुए कैनियन को देख रहे थे। इस बमबारी के बाद तो ज्यादातर सांपों का सफाया हो गया होगा। शाओ युनलोंग किन तियान के पास झुकते हुए हंसा। बताओ, इतना स्मूथ ऑपरेशन होने के बाद हमारी अर्थ ड्रैगन टीम को मेन क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? अगर हमने जुए लिन और वांग तियानचेंग को पकड़ा ना होता तो ये शानदार प्लान बनता ही नहीं। उन्हें किन तियान ने पकड़ा था, खुद का क्रेडिट मत ले। लियू झाओझाओ ने बेबसी से कहा। हाँ, पकड़ा तो किन तियान ने ही था। शाओ युनलोंग पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, लेकिन मेरा भी योगदान है। अगर मैंने वहीं रेस्ट करने का सुझाव न दिया होता तो किन तियान उनकी बातें सुन ही नहीं पाता। लियू झाओझाओ हंस पड़ी। तुम सच में बेशर्म हो। शाओ युनलोंग ने हाथ जोड़ लिए। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। किन दादी मुस्कुराते हुए सामने का नजारा देख रहा था। वो जानता था कि ये सब लड़ाई से पहले टेंशन कम करने का तरीका है। पहले हमले में करीब 70 से 80% सर्प मानव मारे जा चुके होंगे, लेकिन कुछ जरूर बचे होंगे और वे कमजोर नहीं होंगे। वे पूरे विशाल कैन्यन में बिखरे हुए थे। मिसाइलें उन्हें सटीक निशाना नहीं बना सकती थीं। अब उन्हें खत्म करने का काम स्पेशल फोर्स टीमों को ही करना था। ये मिशन बेहद खतरनाक और मुश्किल था, लेकिन अगर पूरा हो गया तो मिलने वाले मिलिट्री पॉइंट्स भी जबरदस्त होंगे। सच कहें तो किन दादी ज्यादा उत्साहित नहीं था। वो शाओ युनलोंग और लियू झाओझाओ पहले ही इतने मिलिट्री पॉइंट्स जमा कर चुके थे कि सुपर पावर एनहांसमेंट पोशन और ब्लड लाइन पोशन ले सकें। अब बस जंग के शांति से खत्म होने का इंतजार था। लेकिन ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का ऑर्डर था और अर्थ ड्रैगन टीम का नाम लिस्ट में था। मिलिट्री ऑर्डर के सामने कोई बहाना नहीं चलता। कैप्टन, टेंशन मत लो। इसी पल एक धीमी आवाज उसके कान में पड़ी। किन दादी होश में आया। सामने एक बेहद शांत चेहरा था। किन तियान ने शैडो स्ट्राइक को अपनी गोद में रखा। जहाज के नीचे उतरने से पैदा हुई हल्की बेवजनता को महसूस करते हुए वो धीरे से बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सबको सुरक्षित वापस लाऊंगा। किन तियान की शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आंखों में देखते हुए किन दादी ने गंभीरता से सिर हिला दिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे हमेशा तुम पर भरोसा रहा है। मुझे भी तुम पर भरोसा है। शाओ युनलोंग ने किन तियान के कंधे पर हाथ डाल दिया। मुझे भी। लियू झाओझाओ की चमकती आंखें बोल उठीं। पिछले 10 से ज्यादा दिनों में वे सब साथ मिलकर बहुत कुछ झेल चुके थे। उनकी नजर में किन तियान एक बेहद सधे हुए, सावधान, ताकतवर और भरोसेमंद साथी था। उसके रहते अर्थ ड्रैगन टीम को लगता था जैसे तूफानी समंदर में एक मजबूत लंगर मिल गया हो। बाहर तूफान कितना भी भयानक क्यों ना हो, वे निडर थे। फुश, एयरक्राफ्ट हवा में रुक गया। नीचे पहाड़ी की चोटी से कुछ दर्जन मीटर ऊपर केबिन खुला और एक रस्सी सीधी नीचे लटक गई। किन तियान ने शैडो स्ट्राइक पीठ पर टांगी, एक हाथ से रस्सी पकड़ी और अपने साथियों की आंखों के सामने सीधे खाली आसमान में कूद गया। तेज हवा उसके चेहरे से टकराई। कपड़े जोर से फड़फड़ाने लगे। किन तियान की गहरी नजर नीचे जमीन पर जमी हुई थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। रात मेरा स्टेज है। शिकार का वक्त शुरू हो चुका है। एपिसोड 44 ह्यूमन रडार। अर्थ ड्रैगन टीम जैसे ही सेफ लैंडिंग कर नीचे उतरी, उन्होंने तुरंत एरोहेड फॉर्मेशन बना लिया। सबसे आगे किन दादी खड़ा था। शाओ युनलोंग और लियू झाओझाओ दोनों साइड से कवर दे रहे थे और बीच में किन तियान था, पूरी टीम का दिमाग। किन तियान, तुम इस तरफ से लीड लो। किन तियान की जबरदस्त परसेप्शन एबिलिटी देखने के बाद किन दादी ने बिना सोचे कमांड उसे सौंप दी और खुद मीट शील्ड की भूमिका में आ गया। किन तियान ने हल्का सा सिर झुकाया और अपना पूरा फोकस लगा दिया। 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर आवाज, गंध और गर्मी की जानकारी उसके दिमाग में बहने लगी और आखिरकार एक रडार हॉटस्पॉट मैप तैयार हो गया। इस तरफ किन तियान ने एक दिशा में इशारा किया। वहीं से जमीन पर सांप के स्केल्स रगड़ने की आवाज आ रही थी, जो स्नेकमैन की मूवमेंट का साफ संकेत था। मूव आउट। अर्थ ड्रैगन टीम बिना कुछ बोले उसी दिशा में दौड़ पड़ी। आसमान बिल्कुल काला था और वहां का रास्ता भी काफी मुश्किल। मल्टीफंक्शन हेलमेट्स होने के बावजूद हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था, जिस वजह से उनकी स्पीड थोड़ी स्लो थी। आधे रास्ते में किन तियान अचानक चिल्लाया, रुको। पूरी टीम वहीं रुक गई। सबकी नसें तन गईं। शाओ युनलोंग ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ किन तियान? किन तियान ने अपनी पीठ से शैडो स्ट्राइक गन उतारी और बड़े पत्थरों के बीच उसे सेट कर दिया। गन के अगले हिस्से को दरारों में छुपाते हुए उसने आगे निशाना साधा। वो ठीक हमारे सामने है। सामने? किन दादी, लियू झाओझाओ और शाओ युनलोंग ने तुरंत आगे देखा। इंफ्रारेड मोड में उन्हें सिर्फ घास, टूटी लकड़ियां और पत्थर दिखे, लेकिन कोई स्नेकमैन नजर नहीं आया। किन तियान, क्या तुम श्योर हो? शाओ युनलोंग ने शक जताते हुए पूछा। किन तियान ने हल्का सा सिर हिलाया। पूरी तरह श्योर। दरअसल आगे मौजूद स्नेकमैन अपने शरीर का टेम्परेचर एडजस्ट करके अपनी हीट सिग्नेचर पूरी तरह छुपा चुका था। ये ट्रिक हेलमेट के इंफ्रारेड को धोखा दे सकती थी, लेकिन किन तियान की पैनी आंखों को नहीं। उसकी नजर में एक स्नेकमैन जमीन से सटकर लगभग रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा था।
उसके नीले काले स्केल्स रात के रंग में घुल चुके थे और तेज हवा में उसके हिलने की आवाज दब गई थी। स्नेक मैन को लग रहा था कि वो बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन किन तियान की खतरनाक नाइट विजन के सामने उसकी हर हरकत साफ दिख रही थी। दुम्मा! शैडो स्ट्राइक गन के रून्स एक्टिव हो गए। ट्रिगर दबा और एक स्पेशल बुलेट निकलकर सीधे स्नेक मैन की दोनों आंखों के बीच जा लगी। धड़ाक! उस टियर 3 स्नेक मैन वॉरियर का सिर एक ही शॉट में उड़ गया। शैडो स्ट्राइक के सामने जब तक दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो, टियर 4 से नीचे कोई बच नहीं सकता था। जैसे ही सिर फटा, खून और मांस के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। अर्थ ड्रैगन टीम ने जब अपनी आंखों से देखा, तब जाकर उन्हें नाइट विजन में मरा हुआ स्नेक मैन नजर आया। बाप रे, ये तो बहुत करीब आ गया था। शाओ युनलोंग ने राहत की सांस ली। ये स्नेक मैन इंफ्रारेड से कैसे बच गया? किन तियान ने समझाया, ये बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने की एबिलिटी है। ज्यादा पावरफुल स्नेक मैन अपने शरीर को आसपास के माहौल जैसा बना लेते हैं, जिससे इंफ्रारेड बेकार हो जाता है। स्नेक मैन के मरते ही 2 टैलेंट लाइट बॉल्स उड़कर किन तियान की तरफ आईं। हालांकि वे उसकी मौजूदा पावर्स की जगह नहीं ले सकी, लेकिन इवोल्यूशन पॉइंट्स देखकर किन तियान खुश हो गया। 500 पॉइंट्स, शानदार शुरुआत है। किन तियान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तभी उसके कान हिले और दूर से लड़ाई की आवाज आई। इस तरफ चलते हैं। किन तियान ने दक्षिण की ओर इशारा किया और अर्थ ड्रैगन टीम तुरंत निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में बाकी लोगों को भी तलवारों के टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक लंबा चौड़ा स्नेक मैन तलवार लिए 3 इंसानों से भिड़ा हुआ था। उनकी मूवमेंट से साफ था कि तीनों टियर 3 स्पिरिचुअलिस्ट थे। फिर भी स्नेक मैन की ताकत उन पर भारी पड़ रही थी। क्या हमें बीच में दखल देना चाहिए? शाओ युनलोंग ने पूछा। किन तियान ने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। पहले सिचुएशन देख लेते हैं। अब वक्त बदल चुका था। यह स्नेक मैन के खिलाफ एक बड़ा शिकार अभियान था। हर टीम ज्यादा से ज्यादा दुश्मन मारकर मिलिट्री पॉइंट्स कमाना चाहती थी। बिना वजह किसी की लड़ाई में घुसना गेम में किल स्टील करने जैसा होता, जिससे झगड़ा होना तय था। हथियारों की टक्कर और तेज हो गई। तभी जैसे ही स्नेक मैन ने एक हमला रोका, उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। अर्थ ड्रैगन टीम ने साफ देखा कि क्या हुआ। स्नेक मैन के पीछे अचानक एक किताब के साइज का काला दरवाजा खुला। उसमें से एक हाथ निकला और उसकी पीठ पर एक स्टिकी बम चिपका दिया। फिर हाथ झट से वापस चला गया और दरवाजा बंद हो गया। बम लगते ही तीनों स्पिरिचुअलिस्ट पीछे हट गए और अगले ही पल धमाका हुआ। बूम! आग की तेज लपटों और धमाके ने स्नेक मैन को हवा में उछाल दिया। उसके स्केल्स टूट गए और वो दर्द से चीख पड़ा। भाई साहब, ये सुपर पावर तो गजब की खतरनाक है। शाओ युनलोंग मुंह खोले बोला। अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं अब तक लेजेंडरी चोर बन चुका होता। किन दादी ने शांति से कहा, ये सुपर पावर सिर्फ सपोर्ट में काम आती है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम है। ये उतनी ओपी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। किन तियान ने मन ही मन इस बात से सहमति जताई। तभी उसने 2 किलोमीटर दूर एक बड़े पेड़ की तरफ देखा। थर्मल डिटेक्शन से उसने देखा कि वो सुपर पावर यूजर घने पत्तों में छुपा हुआ है। अचानक किन तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उस यूजर के ठीक पीछे स्केल से ढका एक चेहरा दिखा। उसकी पीली आंखों में खतरनाक चमक थी और उसका पूरा ध्यान नीचे की लड़ाई पर था। उसे नहीं पता था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। गड़बड़ है। किन तियान ने झट से गन सेट की और ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल धड़ाक! एक तरफ स्नेक मैन की तलवार यूजर की पीठ के आर पार होने ही वाली थी कि किन तियान की बुलेट ने उस स्नेक मैन का सिर उड़ा दिया। अर्थ ड्रैगन टीम ने हैरान होकर किन तियान की तरफ देखा। किन तियान ने बस अपनी गन नीचे की और चुप रहा। एपिसोड 45, नया टैलेंट ब्लैक गेट। वो सुपर पावर यूजर मर चुका है। किन तियान की आवाज बहुत धीमी थी। रात का वक्त कुछ खास बीस्टमैन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जैसे शैडो कैट्स, शैडो फेलिट्स और ये स्नेक मैन। वो सुपर पावर यूजर भले ही बहुत अच्छे से छुपा हुआ था और नंगी आंखों से उसे देखना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली हीट स्नेक मैन के लिए रात में जलते बीकन जैसी थी। इसके उलट ज्यादातर स्पेशल फोर्सेस के पास नाइट विजन नहीं था और जो इंफ्रारेड इक्विपमेंट उन्होंने पहना था वो भी स्नेक मैन के सामने काफी हद तक बेकार साबित हो रहा था। विजिबिलिटी के मामले में इंसानी साइड साफ तौर पर नुकसान में थी। सांपों को बाहर लाने का ये बड़ा ऑपरेशन शायद उतना स्मूथ नहीं जाने वाला था जितना प्लान किया गया था। मर गया? शाओ युनलोंग और बाकी लोगों के चेहरे उतर गए। किसी ने नहीं सोचा था कि जो सुपर पावर यूजर अभी स्नेक मैन पर इतना बड़ा वार करके गया वो अचानक गिर जाएगा। हालांकि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन सब एम्पायर के स्पेशल फोर्स सोल्जर थे। किसी साथी की मौत की खबर दिल पर भारी पड़नी ही थी। डिंग डिंग डिंग! नीचे की लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। अचानक हुए बम अटैक के बाद स्नेक मैन बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब वो 3 स्पिरिचुअलिस्ट के हमलों को झेल नहीं पा रहा था। हर वार के साथ उसकी तलवार भारी होती जा रही थी और जख्म बढ़ते जा रहे थे। स्नेक मैन समझ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मौत पक्की है। उसने तुरंत एक फैसला लिया।
उसने अपना मुंह खोलकर गाढ़ी हरी जहरीली गैस उगल दी जो चारों तरफ फैल गई। सांप के जहर का खौफ सब जानते थे। तीनों स्पिरिचुअलिस्ट तुरंत पीछे हटे और अपनी सांस रोक ली। वे जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये देखते ही स्नेक मैन ने सबसे कमजोर दिशा चुनी और अपनी पूंछ की मदद से जान बचाकर भागने लगा। भागते हुए वो लगातार जहरीली गैस छोड़ रहा था ताकि तीनों उसके पास ना आ सकें। शिकार हाथ से निकलता देख तीनों स्पिरिचुअलिस्ट गुस्से और बेचैनी से भर गए, लेकिन जहर के डर से पीछा भी नहीं कर पा रहे थे। जब लगा कि स्नेक मैन बच जाएगा, तभी अचानक उसकी पूंछ एक जोरदार धमाके के साथ फट गई और 2 हिस्सों में कट गई। एक भयानक चीख गूंजी। स्नेक मैन दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर लौटने लगा। कोई स्नाइपर है। तीनों स्पिरिचुअलिस्ट चौंक गए और तुरंत पीछे देखने लगे। पहाड़ की चट्टान पर 4 लोग एक लाइन में खड़े थे। रात की वजह से चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक इंसान का धीरे से गन नीचे करना साफ नजर आ गया। वो भाई तो बहुत सही निकला, क्रू कट वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। पूंछ कटने से साफ था कि अगर निशाना दिल या सिर पर होता तो सीधा किल होता, लेकिन स्नाइपर ने सिर्फ पूंछ मारी, मतलब उसका किल स्टील करने का कोई इरादा नहीं था। बुरा नहीं है, बाद में पहचान बनाएंगे। उसने हमारी हेल्प की है। तीनों तेजी से आगे बढ़े और बेबस स्नेक मैन का सिर एक ही वार में काट दिया। ये पूरा सीन उनके चेस्ट पर लगे रिकॉर्डर में कैद हो गया। वॉर के बाद बैटलफील्ड स्काई आई इसे चेक करेगी और मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स तय होंगे। वहीं दूसरी तरफ तीनों बंदरों जैसी फुर्ती से चट्टान पर दौड़ते हुए सीधे अर्थ ड्रैगन टीम के सामने आ पहुंचे। भाइयों, हम यूनिट 158 की बाओफिंग स्क्वाड से हैं। मदद के लिए थैंक्स, कैप्टन हुआंग सिवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्थ ड्रैगन टीम ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। उनका रिएक्शन देखकर हुआंग सिवेई कुछ बोलने ही वाले थे कि किन तियान ने खुद कह दिया, तुम्हारा साथी गिर चुका है। क्या? हुआंग सिवेई और बाकी 2 शॉक्ड रह गए और तुरंत चिल्लाए, शू थर्ड, सुन रहा है क्या? कॉम्बैट हेडसेट में कोई आवाज नहीं आई। उनका दिल धीरे धीरे बैठने लगा। वो कहाँ है? हुआंग सिवेई की आवाज कांप रही थी। किन तियान ने दूर एक पेड़ की तरफ इशारा किया। पेड़ के पास पहुंचने पर वहां 2 लाशें पड़ी थीं। एक इंसान जिसकी पीठ में चाकू धंसा था, दूसरा एक स्नेक मैन जिसका सिर उड़ चुका था। शू थर्ड। हुआंग सिवेई ने अपने साथी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज दर्द से टूट चुकी थी। दोनों साथी साइड में खड़े थे। उनके शरीर कांप रहे थे और आंसू रुक नहीं रहे थे। किन तियान ने नजरें झुका लीं। ये सीन उसे फिर से अपने पुराने साथियों की याद दिला गया। शाओ युनलोंग, किन दादी और लियू झाओ की आंखें भी लाल थीं। मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं, किन दादी ने भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही तीनों खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगे। उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। किन तियान चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा और अपनी सेंसरी पावर से आसपास स्कैन करता रहा ताकि कोई दुश्मन मौके का फायदा न उठा सके। कुछ देर बाद रोना धीरे धीरे शांत हुआ। हुआंग सिवेई खड़ा हुआ और किन तियान के सामने आकर झुक गया। थैंक यू भाई। जख्म देखकर वो सब समझ गया था कि स्नेक मैन ने पीछे से हमला किया था और इस स्नाइपर ने न सिर्फ बदला लिया बल्कि शायद उनकी जान भी बचाई। भाई, तुम किस यूनिट से हो? हुआंग सिवेई ने पूछा। 319 लीजन अर्थ ड्रैगन टीम, किन तियान ने जवाब दिया। ठीक है, याद रखूंगा। अगर जिंदा लौटे तो पक्का साथ में ड्रिंक पिएंगे। हुआंग सिवेई की आवाज में अब सिर्फ बदले की आग थी। चलो, शू थर्ड का बदला लेते हैं। तीनों ने अर्थ ड्रैगन टीम की तरफ सिर हिलाया और अंधेरे में गायब हो गए। जाने से पहले किन तियान ने चुपके से शू यांग की बॉडी को छुआ। एक नीली रोशनी का गोला बाहर निकला और उसके सीने में समा गया। नाम ब्लैक गेट, टाइप एक्टिव टैलेंट। जानकारी, ब्लैक गेट खोलकर 2 जगहों को आपस में जोड़ता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि किन तियान इस नए टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करेगा? एपिसोड 46, हिडन ड्रैगन लिस्ट एक्सप्लोजन टैलेंट। ब्लैक गेट, ये किन तियान के सभी टैलेंट्स में सबसे छोटा इंट्रो था, लेकिन प्रैक्टिकल यूज के मामले में ब्लैक गेट किसी भी तरह से स्पेशल बैग से कम नहीं था। किन तियान ने बस 1 मिनट में ही इसके कई खतरनाक यूज सोच लिए थे। खासकर जब इसे बॉडी ऑफ 10,000 पॉइजन्स के साथ मिलाया जाए तो दुश्मनों के लिए खुद को बचाना नामुमकिन हो जाता। किन तियान अभी सोच ही रहा था कि शियाओ युनलोंग ने उसके कंधे पर हाथ मारा और उसे ख्यालों से बाहर खींच लाया। क्या सोच रहा है भाई? कुछ खास नहीं। किन तियान ने सिर हिलाया और अपना ध्यान आसपास की हलचलों पर लगा दिया। स्नेकमैन अपनी बॉडी की हीट छुपा सकते थे, लेकिन हिलते वक्त होने वाली आवाज और उनके शरीर की खास गंध को छुपाना उनके बस की बात नहीं थी। जब तक किन तियान अलर्ट था, कोई भी स्नेकमैन चुपके से उस पर हमला नहीं कर सकता था। अचानक किन तियान ठिठका और एक तरफ मुड़कर देखा। उसे बहुत हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी सांप की पूंछ जमीन पर रगड़ रही हो। सावधान, किन दादी ने इशारा किया और पूरी टीम तुरंत फॉर्मेशन में आ गई। लेकिन उसी पल दूर आसमान में 2 चमकती हुई लाइट बॉल्स ऊपर उठी।
एक सफेद थी और एक हरी। दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे से टकराईं। एक जोरदार धमाका हुआ। सफेद और हरे प्रकाश के टकराने से ऐसी शॉकवेव निकली कि पूरी ग्रैंड कैनियन हिल गई। तेज हवाएं चलने लगीं और बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। किंतियान ने अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथ आगे किया और हवा के दबाव से 2 कदम पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सिर्फ टक्कर के बाद होने वाले असर से ही इतनी तबाही मच गई थी। आसमान से एक शांत पर दमदार आवाज गूंजी, सिर्फ एक सिल्वर बीस्ट ब्लड लाइन लेकर हमें चैलेंज करने चले आए। किंतियान ने ऊपर देखा। वह सू यूनेई था। सैनिकों के सामने वो हमेशा बहुत विनम्र रहता था, लेकिन इस वक्त उसका रॉयल अंदाज और दबदबा साफ दिख रहा था। तभी कई और लाइट बॉल्स आसमान की ओर उठीं। सू यूनेई की हल्की हंसी पूरी घाटी में गूंज गई। हाहा, एक टियर 5 और एक टियर 6 स्नेकमैन मिलकर आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि नंबर ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा ही है, सबको एक साथ खत्म कर देता हूं। अगले ही पल 100 मीटर लंबी गोल्डन जाइंट तलवार आसमान से नीचे उतरी। वो किसी देवता के फैसले की तरह लग रही थी। हवा को चीरती हुई उस तलवार से ऐसी रहस्यमयी लहरें निकल रही थीं कि जमीन कांपने लगी। क्या यही है हाई टियर स्पिरिचुअलिस्ट की ताकत? किंतियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही सू यूनेई ने हमला किया, वो विशाल तलवार स्नेकमैन एक्सपर्ट्स की ओर बढ़ी। कई स्नेकमैन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस तलवार के सामने सब बेकार था। एक जोरदार गर्जना हुई और सब कुछ रोशनी में डूब गया। कई किलोमीटर के इलाके में धूल उड़ने लगी और चट्टानें पाउडर बन गईं। लियू झाओझाओ ने हैरानी से पूछा, क्या सारे स्नेकमैन मर गए? शियाओ युनलोंग ने जवाब दिया, पक्का मर गए होंगे। मैंने सू यूनेई का प्रोफाइल चेक किया था। वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट है और हिडन ड्रैगन लिस्ट में रैंक 83 पर है। हिडन ड्रैगन लिस्ट में 83? किंदादी और लियू झाओझाओ दोनों शॉक्ड रह गए। हिडन ड्रैगन लिस्ट का मतलब था पूरे एम्पायर के टॉप जीनियस। सू यूनेई का टॉप 100 में आना उसकी डरावनी ताकत का सबूत था। शियाओ युनलोंग ने आगे कहा कि ऐसे जीनियस के सामने ये स्नेकमैन चींटियों के बराबर हैं। आसमान से सू यूनेई की आवाज फिर गूंजी, हाई टियर स्नेकमैन खत्म हो चुके हैं, अब एक भी स्नेकमैन जिंदा नहीं बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इंसानों का जोश बढ़ गया और स्नेकमैन पूरी तरह टूट गए। किंतियान ने आसमान की ओर देखते हुए सोचा कि अगर 83 नंबर वाला इतना स्ट्रांग है तो टॉप 10 वाले कितने खतरनाक होंगे। कुछ देर बाद रात का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। घाटी में हर तरफ खून और मौत का सन्नाटा था। जब सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी तो स्नेकमैन को बाहर निकालने का मिशन खत्म हो चुका था। आखिरकार खत्म हुआ। शियाओ युनलोंग थककर जमीन पर बैठ गया। किंतियान की मदद से उन्होंने रात भर बहुत सारे स्नेकमैन मारे थे। किंतियान ने अपनी शैडो स्ट्राइक गन नीचे रखी। इस एक रात में उसने 14 टियर 2 और टियर 3 स्नेकमैन को मार गिराया था। उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स अब 22,456 हो चुके थे। साथ ही उसे एक शहीद सैनिक की बॉडी से एक नया टैलेंट मिला था। नाम एक्सप्लोजन टाइप एक्टिव टैलेंट इंट्रोडक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट में विस्फोटक ताकत भर दी जाती है जिसे मालिक अपनी मर्जी से कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि किंतियान इस नए एक्सप्लोजन टैलेंट का इस्तेमाल अपनी अगली लड़ाई में कैसे करेगा? एपिसोड 47 टैलेंट फ्यूजन बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी एक्सप्लोजन। ये टैलेंट काफी इंटरेस्टिंग था। ये कुछ हद तक मार्वल यूनिवर्स के एक म्यूटेंट कार्ड एम्परर की एबिलिटी जैसा था। ये किसी भी चीज के अंदर फटने वाली पावर भर देता है। चीज जितनी बड़ी होगी उसे चार्ज करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और धमाका भी उतना ही जबरदस्त होगा। कार्ड एम्परर ताश के पत्तों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है जिन्हें चार्ज करने में बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन किंतियान की दुनिया में यह तरीका उतना फिट नहीं बैठता था। कारण सिंपल था, चार्जिंग में टाइम लगता है और हाई लेवल लड़ाई में 1 सेकंड की देरी भी जानलेवा हो सकती है। डायरेक्ट लड़ाई में एक्सप्लोजन शायद एक लेजर गन से भी कमजोर साबित होता, लेकिन अगर इसे स्पेशल बैग, ब्लैक गेट और शैडो जम के साथ मिलाया जाए तो इसके इस्तेमाल के तरीके अनलिमिटेड हो सकते थे। पानी पी ले और थोड़ा रेस्ट कर। शाओ युनलोंग ने किंतियान को पानी की बोतल पकड़ाई। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। थैंक्स। किंतियान ने बोतल ली और एक लंबा घूंट भरा। उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। पूरी रात वो हाई अलर्ट पर रहा था। आसपास की गंध, आवाजें और गर्मी के सोर्स को लगातार ट्रैक कर रहा था। ऊपर से शैडो स्ट्राइक गन चलाने और बर्निंग एम्बर्स क्रिटिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल करने में काफी एनर्जी खर्च हो रही थी। रात के आखिरी हिस्से में उसने फायरिंग कम कर दी थी और ज्यादातर काम अपने साथियों पर छोड़ दिया था ताकि मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स का बैलेंस बना रहे। आसमान में हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज आई। एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर उनके ऊपर आया और नीचे रस्सी लटका दी। टीम के लोग रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़े और हेलीकॉप्टर बेस की तरफ उड़ गया। वहीं नीचे हजारों सैनिकों ने कैनियन में घुसकर सफाई अभियान शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद बेस पहुंचकर किंतियान ने गर्म पानी से नहाया और बेड पर लेटकर अपनी कमाई का हिसाब लगाने लगा।
उसे 4 नए टैलेंट मिले थे: पॉइजन स्नेक बॉडी, ब्लैक गेट, थर्मोसेंस कंट्रोल और एक्सप्लोजन। इनमें पॉइजन स्नेक बॉडी उसका पहला पर्पल यानी हाई लेवल टैलेंट था। साथ ही उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स अब 20,000 से ऊपर पहुंच चुके थे। इस वक्त उसके पास कुल 15 टैलेंट थे। पर्पल में पॉइजन स्नेक बॉडी, ब्लू में स्टील बोन्स एंड आयरन फ्लैश, शैडो बोन फिजिक, स्पेशल बैग, बर्निंग एम्बर्स क्रिटिकल स्ट्राइक, शैडो जंप, पर्पल थंडर ब्लड लाइन, मास्टर ऑफ स्नेक स्पिरिट्स और ब्लैक गेट। ग्रीन कैटेगरी में एब्सोल्यूट गन मास्टरी, क्विक रिकवरी, डेंजर परसेप्शन, स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी, थर्मल सोर्स कंट्रोल और एक्सप्लोजन थे। इतने सारे टैलेंट देखकर किन तियान को लगा कि आगे चलकर ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। क्या इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है? उसने मन में पूछा, सिस्टम, क्या टैलेंट फ्यूज हो सकते हैं? उसने क्विक रिकवरी वाले लाइट स्फीयर को स्टील बोन्स एंड आयरन फ्लैश के पास ले जाकर टच किया। तुरंत एक नोटिफिकेशन आया, क्या आप क्विक रिकवरी और स्टील बोन्स एंड आयरन फ्लैश को फ्यूज करना चाहते हैं? सिस्टम हिंट, ये प्रोसेस अनिश्चित है और इसे पलटा नहीं जा सकता। किन तियान की आंखें चमक उठी। उसने 3 ऐसे टैलेंट चुने जो आपस में मेल खाते थे: स्टील बोन्स एंड आयरन फ्लैश, क्विक रिकवरी और डेंजर परसेप्शन। ये तीनों शरीर की मजबूती और सुरक्षा से जुड़े थे। कंफर्म फ्यूजन। किन तियान के आदेश पर एक नीला और 2 हरे लाइट स्फीयर आपस में जुड़ने लगे। कुछ सेकंड बाद एक नया गहरा नीला स्फीयर बना। नाम बारबेरिक बैटल बॉडी। टाइप पैसिव टैलेंट। जानकारी, पुरानी बारबेरियन नस्ल की ताकत को जगाता है। शरीर जंगली जानवर जैसा मजबूत हो जाता है। जबरदस्त ताकत, रिकवरी और खतरों को भांपने की शक्ति मिलती है। चोट लगने पर यह बर्सक मोड में चला जाता है, जिससे दर्द कम और ताकत ज्यादा महसूस होती है। किन तियान खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। उसके शरीर से कड़कने की आवाजें आईं। उसकी नसें और मसल्स और भी मजबूत हो गई थीं। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने अपने बचे हुए 22,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स में से 20,000 सीधे इस नए टैलेंट में झोंक दिए। धमाकेदार इवोल्यूशन के बाद नीला रंग पर्पल में बदल गया। नाम बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी। टाइप पैसिव टैलेंट। जानकारी, बारबेरियन ब्लड लाइन पूरी तरह जाग चुकी है। शरीर की बनावट अब खूंखार जानवरों जैसी है। लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसी भी नेगेटिव असर के खिलाफ 50% रेजिस्टेंस मिलता है। ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट करके ये ओवरलॉर्ड बॉडी मोड में जा सकता है, जिससे कॉम्बैट पावर 150% तक बढ़ जाती है। किन तियान ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसे अपने अंदर एक ऐसी शक्ति महसूस हो रही थी जो किसी भी दीवार को तोड़ सकती थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि किन तियान अपनी इस नई ताकत का पहला इस्तेमाल कहां करेगा? एपिसोड 48, मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स एक्सप्लोजन। कड़क कड़क कड़क। किन तियान के पूरे शरीर की हड्डियों से अचानक पटाखों जैसी तेज आवाजें आने लगी। उसकी मसल फाइबर्स पागलों की तरह मरोड़ खाकर फूलने लगी, जैसे ड्रैगन और सांप एक साथ लिपट रहे हों। त्वचा के ऊपर नसें पेड़ों की जड़ों की तरह उभर आईं, जो चमड़ी के नीचे फैलती और बल खाती दिख रही थीं। पहले से ही मस्कुलर उसका शरीर और भी फूल गया, जिससे उसकी पहनी हुई हाफ स्लीव्स फट गईं। उसकी हर एक मसल ऐसी उभरी हुई थी जैसे पिघले लोहे से ढाली गई हो। कमरे की लाइट्स में उसका शरीर ब्रॉन्ज जैसा ठंडा और सख्त चमक रहा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी स्किन पर धीरे धीरे गहरे सुनहरे रंग के पुराने पैटर्न उभर आए। ये पैटर्न किसी खूंखार जंगली जानवर के स्केल्स जैसे थे, जिनसे एक अलग ही दबदबा झलक रहा था। उसका खून उफन रहा था और दिल की धड़कन किसी जंग के नगाड़ों जैसी गूंज रही थी। हर धड़कन के साथ कमरे की मेज और कुर्सियां हल्की हल्की कांप रही थी। जब उसने अचानक आंखें खोली तो उसकी पुतलियों के अंदर मानो आग जल उठी। कुछ मिनट बाद किन तियान ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका शरीर तेजी से वापस अपने नॉर्मल और मस्कुलर शेप में आ गया। स्किन पर बने सुनहरे पैटर्न धीरे धीरे गायब हो गए। किन तियान जब खड़ा हुआ तो उसके अंदर की भारी ताकत अब भी बह रही थी। कमरे का टेम्परेचर भी कुछ डिग्री बढ़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंगली जानवर हो जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। अब वो ओवरलॉर्ड बॉडी स्टेट में जा सकता था, जिससे उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ तुरंत 150% तक बढ़ जाती। ये कुछ हद तक सुपर सैयन के कमजोर वर्जन जैसा था, लेकिन असली लड़ाई में अपनी ताकत को 1.5 गुना बढ़ा लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किन तियान मुस्कुराया और सोचने लगा, ये 20,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स पूरी तरह वर्थ थे। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो सिर्फ अपनी बॉडी और तलवारबाजी के दम पर टियर 3 के योद्धाओं से टक्कर ले सकता है। पर्पल टैलेंट वाकई कमाल के होते हैं। बस एक ही अफसोस था कि पर्पल टैलेंट पाना बहुत मुश्किल है। ये सिल्वर ब्लड लाइन लेवल के बराबर होते हैं और इन्हें रखने वाले लोग टॉप क्लास एलीट होते हैं। किसी ब्लू टैलेंट को पर्पल तक ले जाने के लिए बेहिसाब इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इवोल्यूशन के बाद किन तियान की थकान पूरी तरह मिट चुकी थी। उसने नहाया और फिर कल्टीवेशन में बैठ गया। अगली सुबह अर्थ ड्रैगन टीम मैस हॉल में खाना खा रही थी। चारों तरफ हुजियान ग्रैंड कैनियन की लड़ाई की ही बातें चल रही थीं।
कमांडर सू यूनेई ने बड़ी चालाकी से इंटेलिजेंस गैप का फायदा उठाया था। क्लोन्स को चारा बनाकर भेजा गया, जिससे हजारों स्नेकमैन बाहर निकल आए और फिर मिसाइल यूनिट्स ने उन पर सटीक बमबारी कर दी। सू यूनेई की पॉपुलैरिटी अब आसमान छू रही थी। शाओ युनलोंग चिकन लेग चबाते हुए बुदबुदाया, अगर किन तियान ने पहले ही स्नेकमैन की साजिश न पकड़ी होती तो इतनी बड़ी जीत मुमकिन नहीं थी। सब सू यूनेई की तारीफ कर रहे हैं, पर असली हीरो तो हमारा किन तियान है। किन दादी ने उसे घूरते हुए कहा, जुबान संभाल कर, गोल्डन क्लैन के लोगों के बारे में हम हल्के में बात नहीं कर सकते। क्रेडिट सू यूनेई को मिलना ही था, और वैसे भी किन तियान का नाम छुपा रहना ही बेहतर है। सू यूनेई तो दुश्मनों का हमला झेल लेगा, पर क्या किन तियान अभी तैयार है? किन तियान उसकी बात से सहमत था। अभी लाइमलाइट में आना ठीक नहीं था। उसने ड्रिंक का घूंट लिया और कहा, मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। उसके पास 20,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स और कई नए टैलेंट्स थे। किन दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, एम्पायर का सिस्टम बहुत फेयर है, तुम्हारा योगदान अनदेखा नहीं होगा। मेरा अंदाजा है कि आज रात तक तुम्हें मेरिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। एम्पायर में मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स तय करने का काम एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट ब्रेन करता है, जिसे बैटलफील्ड आई कहा जाता है। हर सिपाही के चेस्ट पर लगे रिकॉर्डर से डेटा सीधे इस सिस्टम के पास जाता है। कोई भी कमांडर इसमें दखल नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ डॉर्मेट्री लौटते वक्त सबकी स्मार्ट रिस्टबैंड एक साथ वाइब्रेट करने लगी। शाओ युनलोंग खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स आ गए। किन तियान ने उम्मीद के साथ अपना ऐप खोला। जैसे ही उसने नंबर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी वक्त शाओ युनलोंग ने चोरी से किन तियान की रिस्टबैंड की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पलकें झपकाईं और दोबारा देखा। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई थीं। उसने अपनी चीख दबाते हुए कहा, साले 70,000 मिलिट्री मेरिट्स। क्या आप देखना चाहेंगे कि किन तियान इन 70,000 पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे करेगा? एपिसोड 49, सुझाव और फैसले। कितना? 70,000? शियाओ युनलोंग ने जैसे ही ये नंबर बताया, किन दादी और लियू झाओ झाओ दोनों के होश उड़ गए। उन्हें लगा था कि अगर 2000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स भी मिल जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि किन तियान सीधे 70,000 कमा लेगा। 70,000, ये एक ऐसा नंबर था जिसके बारे में उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। क्या सच में 70,000 हैं? किन दादी की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। बिल्कुल सच। शियाओ युनलोंग ने जोश में सिर हिलाया। उसकी आंखों में जलन और हैरानी दोनों साफ दिख रही थी। अगर उसके पास इतने पॉइंट्स होते तो वो आराम से कुछ हेवनली मटेरियल्स या हाई लेवल हथियार एक्सचेंज करता, उन्हें बेचता और पूरी लाइफ ऐश करता। किन तियान खुद भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसे इस बार पूरे 72,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि डिटेल्स में साफ लिखा था कि इन 72,000 में से 60,000 सिर्फ पॉइजन स्नेकमैन को मारने की वजह से मिले थे। पॉइजन्स स्नेकमैन बीस्टमैन की एक बहुत ही खास और खतरनाक किस्म होते हैं। वे जन्म से पावरफुल नहीं होते, बल्कि उन्हें बचपन से ही जहर में डुबोकर और कड़ी ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। हर स्नेकमैन कबीला अपने टैलेंटेड बच्चों को बहुत छोटी उम्र में इस जानलेवा ट्रेनिंग में डाल देता है। इस ट्रेनिंग में मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और आखिर में बहुत कम लोग ही बच पाते हैं। लेकिन जो एक बार इसमें कामयाब हो जाए, उसके कबीले को सीधे रॉयल फैमिली की नजरों में जगह मिल जाती है और उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। एम्पायर की नजर में एक टियर 4 पॉइजन्स स्नेकमैन का खतरा टियर 6 सिल्वर बीस्ट ब्लड लाइन से भी ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि टियर 6 सिल्वर बीस्ट को टक्कर देने वाला स्पिरिचुअलिस्ट ढूंढना फिर भी आसान है, लेकिन जहर से निपटने वाले एक्सपर्ट्स बहुत कम होते हैं। यहाँ तक कि टियर 7 और टियर 8 के बड़े स्पिरिचुअलिस्ट भी बड़े इलाके में फैले जहर के सामने बेबस हो जाते हैं। इसी वजह से इंटेलिजेंट सिस्टम ने किन तियान को इतने भारी पॉइंट्स दिए थे। किन तियान, अब तो तू असली बॉस बन गया है। शियाओ युनलोंग किन तियान के पास झुककर धीरे से बोला, 72,000 पॉइंट्स का मतलब है बहुत सारे ऑप्शंस। मेरी सलाह मान तो तू ब्रॉन्ज लेवल ब्लड लाइन पोर्शन ले ले, तेरी कल्टीवेशन स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी। किन तियान के पास पहले से ही पर्पल थंडर ब्लड लाइन थी, इसलिए उसे बाहरी ब्लड लाइन पोर्शंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी उसने सिर हिला दिया। हाँ, मैं सोचूंगा। ब्लड लाइन पोर्शन के अलावा तू स्पिरिट एसेंस पिल भी देख सकता है। वो स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ा देती है। ड्रैगन ब्लड पोर्शन भी बहुत सही है, वो शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना देता है। या फिर कोई ब्रॉन्ज लेवल ब्लेड टेक्निक देख ले। तेरी थंडरबोल्ट सेबर तो ब्लैक आयरन लेवल की है और तू उसे मास्टर कर चुका है। अब हाई लेवल टेक्निक की बारी है। और हाँ, फिस्ट टेक्निक भी सीख सकता है। अगर कभी तलवार हाथ में ना हो तो काम आएगी। स्किल्स जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। शियाओ युनलोंग नॉनस्टॉप बोले जा रहा था, जैसे ये पॉइंट्स उसे खुद मिले हों। किन तियान चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और जरूरी पॉइंट्स नोट करता गया। वो इस दुनिया में नया था और उसे इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए शियाओ की सलाह उसके काफी काम आने वाली थी। बस इतना ही, बाकी तो खुद देख लेना।
अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। शियाओ युनलोंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आवाज और धीमी कर ली। और सुन, किसी को ये मत बताना कि तेरे पास इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं। आर्मी में बहुत शातिर लोग होते हैं। शियाओ युनलोंग ने ऐसी कई कहानियां सुनी थी जहां लोग दोस्ती के नाम पर पॉइंट्स उधार लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मिलिट्री के सख्त रूल्स के बाद भी ऐसे धोखे अक्सर होते रहते थे। उसे यकीन था कि वो खुद किन दादी या लियू झाओ झाओ ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन वो किन तियान को फ्यूचर के लिए अलर्ट करना चाहता था। हाँ, फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा, किन तियान ने संजीदगी से जवाब दिया। जब शियाओ युनलोंग ने देखा कि आसपास कोई उन्हें नोटिस नहीं कर रहा, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। तभी उसे याद आया कि उसे खुद भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिले हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हे, मैं तो बस एक ब्लड लाइन पोशन के लिए तरस रहा था, पर अब तो पोशन के साथ 2 मार्शल टेक्निक भी ले सकता हूँ। ये सब किन तियान की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। किन दादी ने भी इमोशनल होकर कहा, सच है, अगर किन तियान न होता तो हम कब के मारे जा चुके होते। ये सब कुछ जो आज हमारे पास है उसका क्रेडिट सिर्फ उसे ही जाता है। सबको पता था कि इस बार इतने ज्यादा पॉइंट्स मिलने की वजह मुखबिर को पकड़ना और स्नेक मैन की साजिश को नाकाम करना था, और इस पूरे मिशन में लीड किन तियान ने ही ली थी। बाकी टीम तो जहर की वजह से बेहोश पड़ी थी। अब न सिर्फ उन्हें पोशंस मिल गए थे, बल्कि इतने रिसोर्सेज भी आ गए थे कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आराम से गुजर सके। हालांकि उन्होंने थैंक यू बहुत बार कहा था, पर आज उन सब के दिल में किन तियान के लिए एक अलग ही इज्जत और अपनापन था। हॉस्टल के पास पहुंचकर किन दादी ने कहा, सब लोग रूम में जाकर आराम से सोचो कि इन पॉइंट्स का क्या करना है। जल्दबाजी में कुछ भी मत खरीदना। फिर उसने किन तियान की तरफ देखा। किन तियान, अगर किसी चीज में डाउट हो तो मुझसे बात कर लेना। मैं स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हूं, पर मुझे चीजों की नॉलेज काफी है। ठीक है कैप्टन, थैंक यू। किन तियान मुस्कुराया। टीम के साथ रहते रहते किन तियान का बर्ताव अब काफी बदल गया था। वो अब पहले जैसा एकदम ठंडा और कटा नहीं रहता था। टीम के बाकी मेंबर्स को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि किन तियान अब उन्हें अपना मानने लगा है। चलो अब अंदर चलो, किन दादी हंसते हुए बोला। अपने कमरे में पहुंचने के बाद किन तियान ने तुरंत मिलिट्री मॉल का ऑनलाइन पोर्टल खोला। वहां एलिक्सिर, हथियार, आर्मर, कल्टीवेशन टेक्निक और गन्स जैसी इतनी कैटेगरीज थीं कि देखकर उसका सिर चकरा गया। पूरा दिन उसने अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा और रिसर्च की। उसने अपने टीममेट से भी बीच बीच में डिस्कस किया। शाम होते होते उसने आखिरकार ये तय कर लिया कि वो अपने 70,000 से ज्यादा पॉइंट्स को किस तरह इस्तेमाल करने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे की कहानी बताऊं कि किन तियान ने उन पॉइंट्स से क्या खरीदा? एपिसोड 50, स्पिरिट एसेंस पिल, ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड, मैजिक, सीक्रेट मैनुअल। मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स के इस्तेमाल को लेकर किन तियान ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। सबसे पहले बात आई कल्टीवेशन रिसोर्सेज की। शियाओ युनलोंग की सलाह मानते हुए किन तियान ने 200 स्पिरिट एसेंस पिल एक्सचेंज की। स्पिरिट एसेंस पिल एक सपोर्ट टाइप एलिक्सर है। ये सीधे स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बढ़ाती, लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट की कल्टीवेशन एफिशिएंसी को काफी बढ़ा देती है, जिससे उतने ही टाइम में ज्यादा स्पिरिचुअल एबिलिटी फैक्टर्स एब्जॉर्ब हो पाते हैं। उन एलिक्सर की तुलना में जो सीधे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाते हैं, स्पिरिट एसेंस पिल ज्यादा सॉफ्ट होती है और शरीर के फाउंडेशन को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी वजह से ज्यादातर स्पिरिचुअलिस्ट इसे अपनी पहली चॉइस बनाते हैं। हालांकि स्पिरिट एसेंस पिल सस्ती नहीं होती। एक पिल की कीमत 100 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स है। किन तियान ने 20,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स खर्च करके 200 स्पिरिट एसेंस पिल ली। अगर रोज एक पिल कल्टीवेशन के दौरान ली जाए तो ये आधे साल से ज्यादा चल जाएंगी। दूसरी चीज थी हथियार। स्पिरिचुअलिस्ट के लिए हथियार बेहद जरूरी होते हैं। अगर 2 बराबर ताकत वाले स्पिरिचुअलिस्ट आमने सामने हो तो जिसके पास बेहतर हथियार होगा उसे साफ बढ़त मिलती है। हथियार स्पिरिचुअलिस्ट के पार्टनर होते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते करते अपनाने में काफी वक्त लगता है। बार बार हथियार बदलना सही नहीं माना जाता। इसी वजह से किन तियान ने तय किया कि वो एक ही बार में ऐसा खजाना लेगा जो हाई टियर लड़ाइयों तक काम आए। काफी रिसर्च के बाद उसने एक मशहूर सेबर चुनी जिसका नाम था ब्लैक फ्रॉस्ट। तस्वीरों और वीडियो में ब्लैक फ्रॉस्ट का लुक पुराना लेकिन बेहद शार्प था। ब्लेड की लंबाई 3 फीट से ज्यादा थी। रोशनी में उसका शरीर गहरा और काला दिखता था, जैसे सारी लाइट निगल रहा हो। उस पर बने काले पैटर्न्स बहती हुई बर्फ जैसी लग रहे थे। जैसे ही ब्लैक फ्रॉस्ट म्यान से बाहर निकलती, ब्लेड से ठंडी चमक फूट पड़ती, बिल्कुल काली बिजली की तरह। स्क्रीन के पार से भी चेहरे पर बर्फीली ठंड का एहसास हो जाता था। ब्लैक फ्रॉस्ट हाई ग्रेड एबनी और अलग अलग स्पिरिट गोल्ड से बनाई गई थी। इसकी हार्डनेस और शार्पनेस जबरदस्त थी और स्पिरिचुअल एनर्जी कंडक्टिविटी भी बेहद शानदार, जो टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट तक की लड़ाई सपोर्ट कर सकती थी। ब्लैक फ्रॉस्ट मशहूर ज्वेल स्टूडियो से आती है। हर साल करीब 50 ब्लैक फ्रॉस्ट सेबर ही मार्केट में आती हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट के ऑनलाइन स्टोर में इसकी कीमत 20,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स थी।
स्पिरिट एसेंस पिल और ब्लैक फ्रॉस्ट सेबर मिलाकर कुल 40,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स खर्च हो गए। तीसरा हिस्सा था मार्शल टेक्निक और मैजिक। क्लोन से जुड़े खास टैलेंट मैनेजमेंट रूल्स की वजह से किन तियान को ब्रॉन्ज लेवल टेक्निक, शैडो थंडर प्रिजन टेक्निक, ब्लैक आयरन लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप थंडरबोल्ट सेबर और 9-फोल्ड थंडर फ्लैश का एक हिस्सा पहले ही फ्री में मिला था। कॉम्बैट सिस्टम के हिसाब से देखें तो फिलहाल उसके पास फिस्ट टेक्निक यानी मुक्केबाजी के हुनर की कमी थी। थंडरबोल्ट सेबर की तेज और विस्फोटक स्टाइल से अलग रखने के लिए उसने डार्क एलिमेंट की फिस्ट टेक्निक चुनी, जिसका नाम था बोन इरोजन हैंड। ये एक खतरनाक ब्लैक आयरन लेवल फिस्ट टेक्निक थी जिसमें घूंसे डार्कनेस की करप्टिंग पावर लिए होते हैं। पीक पर पहुंचने पर यह किसी जिंदा इंसान को भी घुलाकर पानी बना सकती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि बोन इरोजन हैंड किन तियान की जहर वाली एबिलिटी के साथ मिलकर और भी ज्यादा घातक बन जाती थी, जिससे बचाव का कोई रास्ता नहीं रहता। असल में उसके पास इतने पॉइंट्स थे कि वो ब्रॉन्ज लेवल मार्शल टेक्निक भी ले सकता था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन अभी नहीं थी और शरीर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी। ब्लैक आयरन टेक्निक भी वो बस 1-2 मूव्स तक ही चला पाता। ब्रॉन्ज लेवल टेक्निक तो फिलहाल प्रैक्टिस करना मुमकिन ही नहीं था। फिस्ट टेक्निक के अलावा उसने एक स्पेल और एक मेडिटेशन टेक्निक भी ली। स्पेल का नाम था शैडो टच। इसमें कास्टर डार्कनेस की ताकत को कंट्रोल करके काले टेंटेकल्स बनाता है जो दुश्मन को जकड़ लेते हैं। डार्कनेस दुश्मन की मूवमेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को बिगाड़ देती है। शुरुआत में किन तियान मैजिक लेने का सोच ही नहीं रहा था, पर शियाओ युनलोंग की सलाह पर उसने इसे चुना। खासकर छुपकर हमला करते वक्त शैडो जंप के साथ शैडो टच मिल जाए तो वो बिना आवाज किए दुश्मनों को साफ कर सकता था। इसके बाद उसने ली फ्रॉस्ट मेडिटेशन टेक्निक। ये एक खास टेक्निक थी जो सिर्फ स्पिरिचुअल पावर पर फोकस करती थी। किन तियान का शरीर बेहद मजबूत था, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी और पावर कमजोर थी जो उसकी लिमिट बन चुकी थी। इस टेक्निक में दिमाग में बर्फीले नजारों की कल्पना की जाती है, जिससे स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है और दिमाग ठंडा और शांत रहता है। स्पेल और मेडिटेशन के अलावा किन तियान ने 2 डिटेल्ड वीडियो कोर्स भी लिए, कॉम्बैट मास्टरी और स्वॉर्ड्समैनशिप मास्टरी। इन दोनों कोर्स के इंस्ट्रक्टर्स टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट थे। किन तियान को पता था कि उसके बेसिक्स अभी कमजोर हैं, क्योंकि उसने बहुत कम समय में कल्टीवेशन किया था। ये वीडियो कोर्स उसकी थ्योरी और स्किल्स में जबरदस्त उछाल लाने वाले थे। खर्च का पूरा हिसाब कुछ ऐसा था: 200 स्पिरिट एसेंस पिल के लिए 20,000 पॉइंट्स, ब्लैक फ्रॉस्ट सेबर के लिए 20,000 पॉइंट्स, बोन इरोजन हैंड के लिए 1,000 पॉइंट्स, शैडो टच के लिए 1,200 पॉइंट्स, फ्रॉस्ट मेडिटेशन टेक्निक के लिए 2,100 पॉइंट्स, कॉम्बैट और स्वॉर्ड्समैनशिप कोर्स के लिए 3,000 पॉइंट्स। इसके अलावा शैडो स्ट्राइक की 500 स्पेशल बुलेट्स के लिए 500 पॉइंट्स। कुल खर्च 47,800 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स हुआ। अब उसके पास 24,200 पॉइंट्स बच गए थे। किन तियान ने इन बचे हुए पॉइंट्स को अभी खर्च न करने का फैसला किया। अल्फा 7 स्टार एक जंग से तबाह ग्रह था और वहां ऑप्शंस कम थे। उसने सोचा कि वो अगले स्टार तक इंतजार करेगा और वहां के मिलिट्री स्टोर से अपनी जरूरत की बेस्ट चीजें लेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी नई ब्लैक फ्रॉस्ट सेबर और नई स्किल्स के साथ किन तियान की पहली लड़ाई कैसी रही?